तेरी सोच के ऐन मनाफी हो सकती है, एक मोहब्बत कैसे काफ़ी हो सकती है। हिजर मिले तो हुस्न का चेहरा जल सकता है, प्यार मिले तो लड़की प्यारी हो सकती है। और शेर है कि गम का सूरज देर तलक ना रखना सर पर, ज़्यादा धूप में रंगत काली हो सकती है। गम का सूरज। मुझ में वो आसेब हैं जिनका तोड़ नहीं, लेकिन ये जागीर तुम्हारी हो सकती है। और शेर है कि जौन की सारी गज़लें पढ़कर सोच रही हूँ, दिल की दुनिया यूं भी खाली हो सकती है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में, पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में कि कॉल काट दो फिर भी मैं फ़ोन पर रहूँगी। और शेर है कि कहाँ हो, किससे मिले हो, किधर को जा रहे हो, मैं बाखबर हूँ मगर फिर भी बेखबर रहूँगी। और आखिरी शेर है कि मैं पेश रफ्त की कायल तो हूँ मगर मेरे दोस्त, कभी भी तुम हो अकेले मैं हम सफ़र रहूँगी। और हमारे साथ मौजूद हैं माहे नो, जो कि लेक्चर हैं और शायरा भी हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सुनेंगे भी, ताकि हम थोड़ा सा माहौल को ज़रा काम डाउन कर सकें और थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, लेक्चर हैं आप, और आज के दौर में मैंने बहुत कम देखा है लड़कियों को स्पेशली कि शायरा बनने का शौक़ होता है, लिखना शुरू कर देती हैं। और शौक़ कहाँ से आया, कैसे ये चीज़ डेवलप होना शुरू हुई, इसके बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायरा बनना या शायरी बैठ के करना ये कोई ऐसी जॉब नहीं है या ऐसा काम नहीं है कि हम इसको बैठ के कर सकें। मुझे लगता है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप में कुछ जो हैं जर्म्स इसके ऑलरेडी हों और उनको पॉलिश कर दिया जाए। और ख़वातीन की जैसे आपने बात की कि बड़ा फुकदान है आजकल, मेरा ख़्याल है उसकी वजह हमारा ये अलमिया है कि ख़वातीन जो शायरात हैं हमारी, उनको इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। हाँ, तो मेरा ख़्याल है कि अगर बिल्कुल बराबरी की सतह पे जैसे मर्द हज़रात को, मर्द जो शायर हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, अगर ख़वातीन को भी इस तरह से मिलना शुरू हो जाए तो बहुत सारा टैलेंट बाहर निकल के आ सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, तो मेरा ख़्याल है इस वजह से भी ज़रा कम हैं लोग। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे नए दौर के जो शायर हैं वो बहुत आते जा रहे हैं। अब अगर आप देखें, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया हुआ है, जैसे हम स्टेज कॉमेडी कहते हैं, इस तरह से स्टेज जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो गई है बाकायदा। और उसमें भी हमने आपकी काफ़ी पोइट्री वगैरह सुनी है। अच्छा, मुझे बताएं, आप पढ़ाती क्या है बेसिकली? इंग्लिश पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। तो ये दोनों एक ऑपोजिट नहीं है? एक तरफ से बिल्कुल प्योर उर्दू की तरफ जाना है और सेकेंडली एक इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, ये सवाल मेरे से बहुत पूछा जाता है और मेरा ख्याल है कि बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। पहले तो मुझे लगता है कि अदब का किसी ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अदब जो है इट्स अ लिटरेचर, राइट? तो ज़बान की कोई कतगन नहीं हम इस पे लगा सकते कि इंग्लिश अदब है तो उर्दू अदब नहीं मैं पढ़ा सकती, या उर्दू अदब पढ़ा रही हूँ तो मैं इंग्लिश अदब नहीं लिख सकती। मैं इंग्लिश में भी राइटअप्स लिखती हूँ, मैं फ़िक्शन लिखती हूँ। और उर्दू पोइट्री की तरफ शायद इसलिए रुझान ज़्यादा है कि बचपन से ही घर का माहौल बड़ा वो लिटरेरी रहा है। अच्छा। मेरी मदर ख़ुद जो हैं वो प्रोफेसर थी, तो हमारे घर बहुत सारा लिटरेचर आता था, तो बचपन से ही वो एक आदत थी जो पड़ गई पढ़ने की। और मेरा ख्याल है जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका होराइज़न जो है वो ब्रॉडन होता जाता है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए शायद, और कुछ जेनेटिकली भी है बिकॉज माई मदर यूज़ टू राइट, शायद इस वजह से। ज़्यादा ख्यालात जो होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम लड़ाई पंजाबी में बड़ी अच्छी कर सकते हैं, उर्दू वाले कहते हैं कि मज़ा नहीं आता ना लड़ने का, जो पंजाबी में एक मज़ा आता है लड़ने का। तो आप कह रही हैं मैं इंग्लिश में भी आप फिक्शन लिखती हैं, लेकिन जो मज़ा उर्दू में लिखने का आता है, या समझने वालों की ज़ुबान है ना हमारी, इंग्लिश अंग्रेज़ी वालों के लिए तो वही है, बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए तो एक उर्दू है जिसपे तख़य्युल जो है हम अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को मेजरमेंट के साथ लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा ज़ुबान पे ज़्यादा मज़ा आता है लिखने का? मेरा ख्याल है उर्दू ही बड़ी मीठी ज़बान है और हम सबके दिल के बहुत करीब है। और सबसे ज़्यादा जो बात है रेलिवेंस है, जो जब कोई ऑथर जो है या कोई शायर लिख रहा होता है तो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हमारी ऑडियंस का कैथारसिस भी हो जाए। तो बड़ा थेरेप्यूटिक होता है इटसेल्फ, राइटर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, कि हम उन ख्यालात से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं किसी ऐसी ज़ुबान में लिख रही हूँ जो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, कॉम्प्रहेंडेबल ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे ना समझाने वाला बात समझा पाएगा, ना समझने वाला कुछ समझ पाएगा। लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। हाँ, तो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है, या हमेशा से कौन रही? बदलती तो रहती हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं कि मुझे कौन से शोरा पसंद थे, मेरा क्लास 6 में पूछ रही हैं या कंटेम्प्रेरी में पूछ रही हैं? ये आप बेहतर बता सकती हैं। अच्छा, क्लास 6 में मुझे लगता है शकीब जलाली साहब, जमाल एहसानी साहब हैं। और कंटेम्प्रेरी में अगर आप बात करें तो अज़हर फ़राक़ साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। उमैर नजमी साहब मुझे बहुत पसंद हैं, रिसेंटली हमारे दौरे हाजिर के शायर हैं, वो वाकई उनके बहुत कमाल लिखते हैं। हाँ जी।
उनका एक शेर है, शायद आपको बेहतर पता होगा, मुझे थोड़ा बहुत ही याद है कि लगने लगा है कि हाँ लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं। तो वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रेलिवेंस है ना, ऑडियंस रिलेट कर पा रही है। शायर जब लिख रहा होता है तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि ऑडियंस जो है उसको समझने के साथ साथ रिलेट करे। जैसे मुशायरों पे जब हम जाते हैं तो उस तरह की पोइट्री पढ़ते हैं, जैसे हमारी जो ये वाली जनरेशन जी है, इनको बात समझाना ज़रा आसान ज़बान में लिखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से लोगों ने इनकलकेशन कर ली है, डिजिटाइजेशन को इन्वॉल्व कर लिया है पोइट्री में, और उनको समझाने के लिए कि उनको समझ आ जाए, कॉम्प्रिहेंडेबल हो जाएं चीज़ें, मेरा ख्याल है उस हिसाब से वो लिख रहे हैं आजकल। आपका एक शेर है, तेरी सोच के मुनाफी हो सकती जी जी है, वो आप मुझे सुनाएंगे दोबारा से? अच्छा, वो शेर है कि तेरी सोच के ऐन मुनाफी हो सकती है, एक मोहब्बत कैसे काफ़ी हो सकती है। ये मुकम्मल भी एक, इसके आगे भी हिजर मिले तो हुस्न का चेहरा जल सकता है, प्यार मिले तो लड़की प्यारी हो सकती है। और शेर है कि गम का सूरज देर तलक ना रखना सर पर, ज़्यादा धूप में रंगत काली हो सकती है। गम का सूरज, मुझ में वो आसेब हैं जिनका तोड़ नहीं, लेकिन ये जागीर तुम्हारी हो सकती है। और शेर है कि जौन की सारी गज़लें पढ़कर सोच रही हूँ, दिल की दुनिया यूं भी खाली हो सकती है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपके अपने अल्फाज है, खुद लिखती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो आपने कोई अभी डायरी वगैरह जो होता है ना कि आप फारिग टाइम में बैठ कर लिखते हैं, तो उसमें बाकायदा एक कलेक्शन है? डायरी नहीं, ऐसा होता है कि जो ख्याल है ना वो किसी भी वक्त आप पे उतर सकता है। जैसे हमने भी बात शुरू में की कि गॉड गिफ्टेड होता है, तो इसके लिए बैठना नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है आप पेन पेपर लेके बैठें। बाज़ोकात मुझे ड्राइव करते हुए रास्ते में कोई ख्याल आ जाता है, सामने एक मंजर आ जाता है तो एकदम से क्लिक हाँ, और चूँकि मैं पढ़ाती हूँ, एक दो दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि मीटिंग में मुझ पे कुछ उतरना शुरू हो गया और मैं मीटिंग मिनट्स नोट करने की बजाय जो है अपनी गज़ल या नज़म पे काम करना शुरू हो गई। सो मेरा ख्याल है कि ये इसका नज़ूल होता है, उतरता है, इसको हम बैठ के कोई प्रॉपर वक्त नहीं देते कि अब 6 घंटे मैंने इस चीज़ के लिए मुख्तस किए हैं कि मुझे लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही, हम इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे लगता है कि शायर जो होता है ना आपको किसी और दुनिया में लेकर चले जाते हैं। वो आपको, जैसे आप फिक्शन लिखते हैं या आप पढ़ते हैं इवन, तो जो आप पढ़ रहे होते हैं ना आप उस दुनिया में बैठ जाते हैं, इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि मैं वहाँ पे हूँ, ये हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर को हम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, और हम शायरों की मेरा ख्याल है खूबी ही यही होती है कि आपको दूसरी दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। जैसे कि अभी आपने शेर पढ़ा तो एक महसूस हो रहा था कि आप लग रहे हैं ना गम की दुनिया है और एक लड़की प्यारी भी हो सकती है, समथिंग लाइक। तो मुझे बताएं कि आप किस शायर को ज़्यादा पढ़ती हैं उस इंस्पिरेशन को लेने के लिए या फिर उस दुनिया में जाने के लिए? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो किसी एक शायर को ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए, आपको डाइवर्सिटी लानी चाहिए अपनी रीडिंग में। जैसे मैं सिर्फ उर्दू लिटरेचर नहीं पढ़ती, मैं इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ती हूँ, क्योंकि जब आप काफ़ी सारा लिटरेचर पढ़ते हैं जो एक दो डिफरेंट व्यूज़ को लेके आ रहा है, दो डिफरेंट रीजन से लिखा जा रहा है, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपका एक्सपोजर एक्सपैंड हो जाता है। और जब आपके ख़यालात में डाइवर्सिटी आती है तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी आ जाती है आपके सब्जेक्ट्स में, आपके मज़ामीन का जो, आपके तख़य्युल का जो एक पैरामीटर है वो एक्सटेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप जितने भी शायर देखिए वो सिर्फ उर्दू ज़ुबान को नहीं पढ़ते थे, फारसी है, दूसरी है, रोमन है, हर चीज़ को पढ़ते उसमें लिखना शुरू करते थे। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक शायर को ही पढ़ूँ, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे जमाल अहसानी साहब बहुत पसंद है, राम रियाज साहिब बहुत पसंद हैं, और कंटेम्प्रेरी में मैं अज़र फ़िराक साहिब को पढ़ती हूँ। इसके अलावा हम सिल्विया प्लाथ भी पढ़ाते हैं, हम जॉन डन भी पढ़ते हैं, वॉल्ट विटमैन भी पढ़ते हैं। सो हर तरह के ऑथर को और पोइट को हमने एक्सप्लोर करना होता है। कलाम और सुना देंगी आप? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। एक ताज़ा गज़ल है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। चूँकि मैंने बात की कि हमारी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है जनरेशन जी के साथ हमें रिलेट करना पड़ता है। सो एक गज़ल है कि ऐसा होता था मगर अब ये नहीं होता है, ऐसा होता था मगर अब ये नहीं होता है, आजकल कौन बिछड़ने पे बहुत रोता है। और शेर है कि मैं भी माँ बाप की नाज़ों से पली बेटी हूँ, खूबरू तू है, जवां है मगर इकलौता है, मुँह तुम्हारा है तो फिर किसकी ज़ुबान बोलते हो, तुम नहीं हो ये पिंजरे में कोई तोता है। और शेर है कि कॉल पर रहना है और सांस भी रखनी है रवां, चैन की नींद कोई है जो अभी सोता है। और शेर है कि मौत के हाथ लगी हूँ मैं कई बार मगर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त,
बहुत अच्छा लिखती हैं आप बहुत फर्स्टली तो। शुक्रिया, बहुत अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा लिखती हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ाती हैं, तो शादी का अभी तक कोई प्लान है? अच्छा, ये भी बड़ा रेलिवेंट सवाल है लेकिन अभी आपका मेरे सेशन से पहले एक पॉलिटिकल सेशन चल रहा था, तो मेरा ख्याल है इसके थोड़ा सा पॉलिटिकली जवाब कर लें। पॉलिटिकली देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। वो तो फिर हमारे बीच की बात होगी ना, आपस की। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि जब टाइम होगा, जब लिखा होगा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो आप मतलब एक जैसे मैंने बताया कि अपनी दुनिया में हम इमेजिनेशन में रहते हैं, प्रैक्टिकली तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इमेजिनेशन का कि थोड़ा सा तो उस तरह से होना चाहिए। जैसे हम नॉवल से रिलेट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर जो होता है कि वो लड़का वैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का लड़की आपने बोला ना नाज़ों से पली है। हाँ जी, लड़का जो है मेरा ख्याल है कि लड़कों की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो उनको ज़िम्मेदार होना चाहिए। उसके अलावा लिटरेचर से उसका थोड़ा सा शगफ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शगफ होना चाहिए। और मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट कम्स बिफोर एवरीथिंग। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट है, एहसास है, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं और वो इसमें शामिल हो ही जाती हैं। तो मतलब कि हम यहाँ पे ये चीज़ माइनस कर सकते हैं कि पैसा गाड़ी वगैरह ना हो तो चलेगा? मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जो एक इंडिपेंडेंट खातून होती है वो ये सब चीज़ें जी चुकी होती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात। तो बजाय इसके कि हम दूसरे को इस हिसाब से देखें कि ओ हो ये इसके पास पैसा है या गाड़ी है और हमारी ये ख्वाहिशें पूरी करेगा, आप अपने लिए वो सब कुछ क्यों खुद नहीं करते? तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये भी समझती हूँ कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक खातून ने एक पूरी जनरेशन पालनी है, उसने बच्चे पैदा करने हैं, उनकी परवरिश करनी है। अगर आप औरत को पढ़ा लें तो आपकी नस्ल पड़ जाती है। तो औरत का मजबूत होना, औरत का इंडिपेंडेंट होना, उसकी अपनी एक इनफरादी शख्सियत होना बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है। मतलब कि मुख्तसर सी डेफिनेशन है जो ज़्यादा आम होती है, सबकी वही डेफिनेशन होती है, मे भी लड़कियों की। अच्छा बताएं, जो मुआशरे में आजकल हम जितने भी शायर आ रहे हैं, तो जो हम पहले पढ़ते रहे हैं, जितने भी पहले शायर हैं हमारे, तो क्या हम आहंगी है उनकी और क्या चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं? ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात कर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि पुराना जो दौर था, अगर हम आज से कोई 10-20 साल पहले चले जाएं तो हमारा सेट ऑफ वैल्यूज़ बड़ा डिफरेंट था। वैल्यूज़ अब भी वही हैं जो हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बूमर्स हैं उनके वैल्यूज़ कुछ ज़रा स्ट्रिक्ट थी, हमारे पेरेंट्स जो हैं, फिर हम मिलेनियल्स हैं 90s वाले, हम थोड़े एडवांस हो गए और हमने एक ट्रांजिशन देखा है कि हम डिजिटल दौर की तरफ मूव किए हैं और हमारा एक्सपोजर बढ़ा है। उसके बाद अल्फ़ा है, जेन ज़ी है, इनका एक्सपोजर और भी बढ़ गया है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी चीज़ कि इस एवोल्यूशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड टू गेट इवॉल्व विद इट इज़ इवन पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पेरेटिव। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं, तो आप कभी भी बदलती दुनिया के ट्रेंड्स के साथ ख़ुद को अलाइन नहीं कर सकते, और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी नाकामी होगी। इसलिए शायरी में भी मेरा ख्याल है कि क्लासिक्स जब लिख रहे थे तो लोग उस तरह के थे कि उनको वो समझ आता था, वो पढ़ते थे। अब जो कंटेम्प्रेरी लिख रहे हैं वो ज़्यादा इसलिए पर्टिनेंट है कि आपकी जनरेशन को वो ज़बान समझ आती है जो आसान हो। तो मेरा ख्याल है कि हर दौर के मुख्तलिफ तकाज़े हैं, और शायर हज़रात जो हैं या ऑथर्स जो हैं, आई थिंक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़िम्मेदारी से पूरी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप देखती हैं कि जितने भी आप पहले के शायर देख रहे हैं, या फिर इतने मुझे नाम नहीं आते वैसे मैं कहूँ लेकिन आप अगर सॉन्ग्स वगैरह देख लें तो हम उनसे कहते हैं एवरग्रीन है। आजकल की अगर हम शायरी देखें तो आपको लगता है कि अगर जाकर ये 50 साल बाद सुने जाएगी तो ये एवरग्रीन रहेगी? आप भी पुराने गाने सुनती होंगी, पुराने शायरों को पढ़ती होंगी, तो वो आप भी अगर आप देखें तो 50 साल के बाद अगर देखें, जैसे आपने कहा ओजी है, मिलेनियल है, अल्फा है, तो अगर हम ओजी को भी बैठ कर सुने या पढ़े ना तो वो लगता है कि जैसे हमारे लिए तो नया ही है, तो खूबसूरत है। तो ये जो अभी मौजूदा दौरे हाजिर की शायरी है, 50 साल के बाद वैसे वो एवरग्रीन रहेगी? आपने म्यूज़िक की बात की तो वहीं से बात को पकड़ते हैं कि देखें, कोक स्टूडियो की हम बात करते हैं, पुराने गानों को एक नए टच के साथ पेश किया जा रहा है ताकि ऑडियंस जो है उसको एंजॉय कर सके अपने टेस्ट के मुताबिक। इसी तरह जो कंटेम्प्रेरी हमारी ऑथर्स हैं या शायर हजरात हैं, उनकी यही कोशिश है कि सब्जेक्ट जो हैं वो तो वही हैं, आप देखें सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अंदाज़े बयां और तख्लीक कारी का जो एक पैरामीटर है वो चेंज होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वही बात पुरानी बात से कि इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक एवरग्रीन रहने की बात है, अगर आप बदलते दौर के साथ इन तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर आप पुराने दौर से ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो नई जो कौम है, नई जो जेन ज़ी है जैसे, उनको वो बात कैसे समझ आएगी।
तो इसलिए मेरा ख्याल है हर दौर बदलने के साथ साथ लिटरेचर भी रिफ़ाइन होता जाएगा, लेकिन उस दौर के स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स के मुताबिक खुद को अलाइन करता जाएगा। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मुझे बताएं, आपका नाम किसने रखा माह-ए-नौ? मेरा नाम मेरी वालिदा ने रखा। माह-ए-नौ का मतलब है नया चाँद। नया चाँद जी। तो ये बड़ा खूबसूरत एक तरह से नाम है और ये बिल्कुल शायरी से मुझे लगता है रिलेट करता है। और मैं बहुत खुश हूँ, आपको अपना नाम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा नाम सही प्रोनाउंस किया है, क्योंकि पीपल स्ट्रगल अ लॉट विद इट। मेरा नाम कहीं भी सही नहीं लेते, कोई माहनूर, माह-ए-नौ, माह-ए-नूर, तो मतलब सही नाम बहुत कम लोग उनको लगता है आपने गलत लिख कर भेज दिया। हाँ जी, उनको लगता है मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल। तो एक हर शायरा का ना एक अलग से नेम होता है जिसको हम पेन नेम कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं उनको। तो आपको तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैंने इनिशियली अपना तखल्लुस जो है गज़ल लिखा था, लेकिन देन आई थॉट कि नहीं, मुझे अपने नाम को ही यूटिलाइज करना चाहिए। नाम भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपका मैंने पहला भी शेर सुना, अभी आपने हमें कहा कि ताज़ा गज़ल है, वो ताज़ा गज़ल भी मैंने सुनी। दोनों में ना एक लड़की का जिक्र है जी। वो लड़की माह-ए-नौ ही है या माह-ए-नौ की एक्सपेक्टेशंस में या तख़य्युल में कोई और है? मेरा ख्याल है कि हम लड़कियां कहीं ना रिलेट कर रही होती हैं। हम सब के मसाइल, हम सब की सोच कहीं ना कहीं जाके एक हो जाती है। तो ये सिर्फ माह-ए-नौ की बातें या माह-ए-नौ के मसाइल नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सी माह-ए-नौ हैं जो इससे रिलेट कर सकती हैं, और मेरे लिए ये बहुत खुशी का मकाम होता है कि मेरे कलाम के साथ लोग रिलेट कर सकें या उस पर बात कर सकें। मुझे फूल थैंक यू। जी, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि हम रिलेट कर पाते हैं जब चीज़ों को। और अब देखें, हम हर चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं। हमें पहले लग रहा होता तो हम छुपा जाते थे कोई चीज़ ना, बताते नहीं थे। अब हम खुशी से जो हमारे फ्लेक्स है ना वो दिखा रहे होते हैं। अब जो चीज़ें हमें दीवार छुपानी पड़ती थी ना, अब हम उसको सामने लेकर आ रहे हैं। एस्थेटिक हम उसको कह रहे हैं कि हमारे ये एस्थेटिक है। अगर जो शायरा हैं या जो भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो चीज़ रियलिटी है उसको अगर सामने लेकर आ रहे होते हैं तो लोग लाजमी रिलेट करते हैं उस बात से। तो इसी के साथ ही आपका एक और कलाम सुनेंगे हम। अगर आप शेर या कलाम कुछ भी सुनाना चाहें। मैं ज़रूर एक और गज़ल सुनाना चाहूँगी आपको कि करो किसी से मोहब्बत मैं बेज़रर रहूँगी, करो किसी से मोहब्बत मैं बेज़रर रहूँगी, यकीन इतना दिला दो कि मोतबर रहूँगी। और जैसे हम अभी नए दौर की बात कर रहे थे, शेर है कि पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में, पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में, कि कॉल काट दो फिर भी मैं फ़ोन पर रहूँगी। और शेर है कि कहाँ हो, किससे मिले हो, किधर को जा रहे हो, मैं बाखबर हूँ मगर फिर भी बेखबर रहूँगी। और आखिरी शेर है कि मैं पेश रफ्त की कायल तो हूँ मगर मेरे दोस्त, कभी भी तुम हो अकेले मैं हम सफ़र रहूँगी। कभी भी हो तुम अकेले मैं हम सफ़र रहूँगी। बहुत शुक्रिया बाहनों आने के लिए, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मेरा तो मूड जो है वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया, उम्मीद करती हूँ आपका भी हो गया होगा।